वेलकम टू मैटजियो क्लासेस। मैटजियो क्लासेस में आपका स्वागत है। डीआई का हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि बार चार्ट, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम है। बार ग्राफ जिसको दंड आरेख कहते हैं, हिस्टोग्राम जिसे आयत चित्र के नाम से जाना जाता है। दोनों में बहुत सिमिलैरिटी होती है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। थोड़े बहुत जो है आपके एक तरह से ये कहा जा सकता है कि सिर्फ डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है ये समझ लें। बार ग्राफ में क्या होता है, हर एक दंड जो है इंडिपेंडेंट होता है, हर एक बार इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए अलग अलग बनाया जाता है। लेकिन जब एक दंड का दूसरे दंड से कोई रिलेशन है, अगर एक बार का दूसरे बार से कोई रिलेशन होता है और साथ बनाया जाता है, तो सारे अगर बार को हम एक साथ कर दें और बीच से जगह खाली जो है हटा दें, तो वो पूरा जो आपके चित्र बनता है उसको आयत चित्र या हिस्टोग्राम कहते हैं। तो ये होता क्या है या कैसे सॉल्व होता है, देखिए हिस्टोग्राम को हम लोग देखें अगर, तो बेसिकली इस तरह से बनता है। इसके बीच में जगह नहीं खाली रहती और इसका एक जो है आपके मेथड रहता है, जैसे एक आपको बना करके दिखाया गया है। जैसे यहां पर दिया है क्वेश्चन, पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस तरह के क्वेश्चन आते थे जिसको जो है आपके इस फॉर्म में आपको बनाना होता था। जैसे 0 से 10 वर्ग अंतराल है, क्लास इंटरवल है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, बारंबारता फ्रीक्वेंसी दी है। 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी 15 है। फ्रीक्वेंसी का मतलब आप जानते हैं कोई भी वैल्यू कितनी बार आई, जितनी बार आती है उसको फ्रीक्वेंसी या बारंबारता कहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी दी है, बारंबारता दी है। तो अब इसका जो है आपके एक तरह से क्या किया गया कि वर्ग अंतराल को डिसाइड कर लिया गया। तो वर्ग अंतराल कैसे डिसाइड होगा या किस तरह से होगा, तो अब यहाँ पे आपने देखा कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 to 60, इस तरह से आपके पूरा वर्ग अंतराल बना लिया गया। अब 0 to 10 की बारंबारता 15 है, तो यहाँ 15 को इंडिकेट कर दिया गया 10 और जो है आपके 20 के बीच में। इसी तरह 10 to 20 की बारंबारता कितनी है, 20 है, इसको 20 से रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपके आयत है, रेक्टेंगल्स हैं, ये सब एक साथ बने हुए हैं, अलग अलग दंड नहीं है। इसका मतलब कि एक ही चीज को एक साथ जो है आपके दर्शाया जा रहा है। तो ये जो है एक तरह से जो है शो करता है बारंबारता को। उसी तरह से अगर आप देखें तो जैसे ये आपका दूसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ग अंतराल भार दिया है किलोग्राम में और कुछ विद्यार्थियों को दिया है कि कितने विद्यार्थी हैं। जैसे 35 से 40 किलो भार के कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। 40 से 45 किलोग्राम के भार के कितने विद्यार्थी, कितने स्टूडेंट हैं, 12 हैं। 45 टू 50 किलोग्राम के 20 हैं। 50 टू 55 किलोग्राम के 30 हैं। 55 टू 60 के कितने हैं, 40 हैं। 60 टू 65 के कितने हैं, 15 हैं। और 65 टू 70 के 5। तो ये जो है आपके एक तरह से ये बना दिया गया। अब इसको रिप्रेजेंट करना है आपको, तो 35 से 40 से स्टार्ट करना है, 0 से नहीं स्टार्ट करना है। यहाँ पे क्या था, 0 से स्टार्टिंग थी, तो 35 से स्टार्ट करना है। इसका मतलब 0 से 35 तक जो है आपके 0 रहेगा ये। तो 0 से 35 आप ये जो है आपके 0 से 35 आपको बनाना नहीं पड़ेगा। इसको बनाते कैसे, ऐसे यहां ब्रेक करके दिखा दीजिए, ऐसे ब्रेक करके ऐसे दिखा दिया जाता है। इसका मतलब कि ये जो 5 है तो ये इक्विवेलेंट टू जो है 35 नहीं है, बीच में और लंबा लेंथ है, लेकिन इसको ब्रेक करके इस तरह से दिखा दिया गया है क्योंकि हमें काम यहां से है, इससे पहले का काम था नहीं। तो ग्राफ को ऐसे दिखा दिया जाता है। तो 35 टू 40 किलोग्राम के कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। 40 टू 45 किलोग्राम के कितने हैं, 12 हैं। तो बस इस तरह से अगर हम किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं या जो है बार बनाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बार ग्राफ में क्या होता है, हर दंड अलग अलग होता है। अब देखिए इनके क्वेश्चन कैसे बनते हैं या किस तरह से बनते हैं। जैसे ये क्या है, ये दंड अलग है, ये अलग है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। ये 1992 का आंकड़ा है, ये 1993 का आंकड़ा है। तो इस डेटा से इस डेटा का कोई लेना देना नहीं, सब अलग है। तो जब डेटा का कोई लेना देना नहीं तब बार ग्राफ बनता है। और जब डेटा का लेना देना होता है, एक ही डेटा पर सारी चीजें बनाई गई हैं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो विद्यार्थियों के क्या है, सब बाहरी है, वेट है, तो इसलिए यहां पर एक साथ आपके दर्शा दिया जाता है। इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। तो ये क्या है कि अगर जो है बार्स के बीच में जगह हटा दिया जाए और सब एक साथ बना दिया जाए, एक के बाद एक इंटरवल एक साथ बना दिया जाए, अलग अलग ना बनाया जाए, तो इसको क्या कहा जाता है, हिस्टोग्राम या आयत चित्र।
लेकिन अगर हम इसी को जो है आपके एक तरह से अलग अलग दंड में बनाएंगे तो यही बार ग्राफ रहता है। क्वेश्चंस इसके बहुत आसान होते हैं, बहुत इजी होते हैं, बस ये देखना होता है कि क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे या किस तरह से क्वेश्चन निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो 1 to 5 क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, जो कि आपके दिया है, निम्नलिखित ग्राफ का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दें। क्या दिया है, इधर वर्ष दिया हुआ है और इधर निर्माण है वाई एक्सिस पे। कह रहा है 1997 में 1996 की तुलना में निर्माण में कितने प्रतिशत कमी आई। तो 1997 का निर्माण अगर आप देखें तो ये है और 1996 का निर्माण ये है। तो 1996 के निर्माण से 1997 का निर्माण कितने प्रतिशत कम हुआ, तो कमी का प्रतिशत हम निकाल लें। तो ये क्या है, कितना कम हुआ पहले ही निकाल लें। तो 50 - 35 कम हुआ है। कहां से कम हुआ है, 50 से, इंटू 100%। ये क्या है, निर्माण। तो ये जो है परसेंट कमी हो गई। तो 50 से 35 हो गया, कितना परसेंट कम हुआ, कमी कितनी हुई, 50 - 35। कहां से कमी हुई, 50 से इंटू 100। 52 टाइम्स यहां कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 × 2 दैट इज 30%। इसलिए कमी कितने परसेंट की आ रही है, 30% की कमी आ रही है। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कमी के प्रतिशत को निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1995 का निर्माण 92 के निर्माण का कितना प्रतिशत है। तो 1995 का निर्माण ये है 40, ये 1000 में है निर्माण। और 1992 के निर्माण का, 1992 के निर्माण का कितना प्रतिशत है। तो कह रहा है प्रोडक्शन जो 95 में हुआ है वो 92 के प्रोडक्शन का कितना परसेंट है। ये तो अब ऐसे कंडीशन में क्या है, ये है 40 जो कि आपको दे रहा है अपॉन 25 इंटू 100%। 25 4 टाइम्स कैंसिल कर दिया, ये कितना हो गया, ये है 160। तो 160% हो जाएगा। तो इसलिए जो 95 का प्रोडक्शन है वो 92 के प्रोडक्शन का 160% है। तो 160% कहीं नहीं दिख रहा है, तो इनमें से कोई नहीं, डी वाला इसका आंसर हो जाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1992 से 1993 तक निर्माण में वृद्धि 1995 से 96 तक की वृद्धि का कितना गुना है। तो 92 से 93 की वृद्धि, 92 से 93 की वृद्धि देखना है और 95 से 96 की वृद्धि देखना है, ठीक है ना। तो 1992 से वृद्धि जो निकालना है, पहली वृद्धि ये क्या है, 92 से 93 में। तो ये कितनी वृद्धि है, 45 - 25 दैट इज 20। 20,000 की वृद्धि हुई है क्योंकि 1000 में है ये निर्माण। इसी तरह से वृद्धि अगर हम निकालेंगे, इंक्रीज निकालेंगे कितना, कब से, 95 से 96 का। तो 95 से 96 का अगर हम जो है आपकी वृद्धि निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, दैट इज 50 - 40 इक्वल्स टू 10 की। अब ये कह रहा है ये जो वृद्धि है दैट इज 20, इस वृद्धि का 10 का कितना गुना है। तो 20 10 का कितना गुना है, तो 20 को 10 से डिवाइड कर दी, यही गुना हो जाएगा। तो 20 10 का कितना गुना हुआ, 2 गुना हुआ। तो इसलिए सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वृद्धि इस वृद्धि का कितना गुना है ये पूछ रहा है, तो 2 गुना है वृद्धि। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दिया है 1992 और 93 का कुल निर्माण 96 के निर्माण का कितना प्रतिशत है। तो प्रोडक्शन जो कि 92 में हुआ है प्लस प्रोडक्शन जो 93 में हुआ है, ये टोटल सम इसका जो है कुल निर्माण जो है वो प्रोडक्शन 96 का कितना परसेंट है, ठीक है ना। ये है। अब देखिए इसमें क्या है,
इसमें जो है आपके 1992-93 का कुल निर्माण 1996 के निर्माण का कितना प्रतिशत है, ये अगर हम देखें तो प्रोडक्शन जो 92 का है 93 का है, ये क्या है 25 प्लस 45 अपॉन 96 का निर्माण जो है वो कितना है 96 का 50 इंटू 100%, ये है। अब ये है 70 अपॉन 50 इंटू 100%, 52 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 140%, ये हो जाएगा। तो इसलिए ये कितना हो जाएगा 140%, तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो 92-93 का जो प्रोडक्शन था ये पूछ रहा है ये 96 के प्रोडक्शन का कितना परसेंट था, तो वो आपने इस तरह से निकाल दिया। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कितने वर्षों में निर्माण में दिए गए 6 वर्षों के औसत निर्माण से कम था। तो औसत निर्माण पहले निकालना है, एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकालें, पहले देख लें टोटल प्रोडक्शन कितने हजार हुआ है और कितने वर्ष में हुआ है वो देख लें। तो देखिए इसको ऐड कर लें, 5, 5, 10, 15, 15, 20, 2 कैरी हुआ 4, 8, 13, 17, 22, 25, 250 हजार का निर्माण हुआ है और कितने वर्षों में 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्षों। तो 6 4 24, 10, 6 1 6, 4 बचा, 4/6 मीन्स 2/3, इसका मतलब 41 2/3, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं 41.67। ये एवरेज प्रोडक्शन है। अब इस एवरेज प्रोडक्शन से कह रहा है कितने वर्ष ऐसे हैं जिसमें एवरेज प्रोडक्शन से कम प्रोडक्शन हुआ है। तो देखिए 1992 में एवरेज से ये कम है या नहीं है, तो इसलिए 1992 पहला वर्ष हुआ। 1993 में देखिए 45 है, इससे कम है या नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये प्रोडक्शन नहीं, तो ये प्रोडक्शन जो है आपके इससे कम था। अब देखिए 1994 में जो प्रोडक्शन है 55 है, क्या 41.67 से कम है, नहीं है। 1995 में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या है 40 है, इस एवरेज प्रोडक्शन से कम है या नहीं है, इसका मतलब कि ये है। कौन सा ईयर हुआ 1995, ये हुआ। फिर इसी तरह से ये है 50, ये 41.67 जो है ये आपके एक तरह से क्या है, ये 50 इससे ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, तो इसका मतलब कि प्रोडक्शन यहां पर क्या है, यहां पर भी इससे कम नहीं है, इसलिए ये भी ईयर नहीं लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर अगर आप देखें 97 में तो 35 है जो कि इस एवरेज प्रोडक्शन से कम है या नहीं है, ये कम है, तो ये कितना हुआ 1997। तो इस तरह से कितने वर्ष हो गए, 3 वर्ष ऐसे हैं। तो 3 ऐसे वर्ष हैं 1992, 95, 97 जिसमें एवरेज प्रोडक्शन से कम प्रोडक्शन हुआ है। तो यही पूछ रहा था कितने वर्षों में निर्माण में दिए गए 6 वर्षों के औसत निर्माण से कम था, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा ये, दैट इज 3, इसका 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह से। अब देखिए 6 to 10 क्या है, नीचे दिए गए ग्राफ को सावधानीपूर्वक पढ़ें और इस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्षों में भारत द्वारा कच्चे तेल का आयात लाख बैरल में दिया गया है कि लाख बैरल में कितना था। तो ये जो है आंकड़ा दिया हुआ है कितने लाख बैरल है और ये वर्ष दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2004 तथा 2005 का सम्मिलित कुल आयात 2003 के आयात का कितना प्रतिशत था। तो आपको क्या निकालना है, इंपोर्ट जो 2004 का है प्लस इंपोर्ट
जो 2005 का है, ये कुल इंपोर्ट जो है दोनों मिला करके 2003 के इंपोर्ट का कितना परसेंट है, ये निकालना है। तो अब देखिए इंपोर्ट जो 2004 में हो रहा है, पहले देखें, ये 35 लाख बैरल है, 35 लाख बैरल। फिर 2005 की बात कर रहा है, 2005 में कितना है, 25 लाख बैरल है, ठीक है। और 2003 में कितना है, ये है 40 लाख बैरल इंटू 100%, ये वैल्यू है 22 टाइम्स 25 टाइम्स। ये 60 हुआ, 2 से फर्दर कैंसिल कर दें इस पूरे वैल्यू को, 60 को, तो ये 30 टाइम्स, तो ये कितना हो गया, 30 इंटू 5, दैट इज 150%। तो क्या हो जाएगा, ये जो है इंपोर्ट जो है आपके 2004 और 2005 का जो इंपोर्ट है वो 2003 के इंपोर्ट का 150% है, तो 150% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वर्ष 2005 में 1 बैरल कच्चे तेल का मूल्य 20 रुपए था, तो उस वर्ष आयात की कुल लागत क्या थी, टोटल इसकी लागत देखना है। तो देखिए इंपोर्ट कितना किया गया, पहले ये निकाल लें। इंपोर्ट 2005 की बात कर रहा है, 2005 में इंपोर्ट कितना है, 25 लाख बैरल, ठीक है। और जो कॉस्ट है वो क्या है, ₹20 पर बैरल। तो टोटल आयात कितना किया गया, इंपोर्ट कॉस्ट टोटल कितनी हो गई, तो 1 बैरल की कॉस्ट 20 रुपए है, तो 25 लाख बैरल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो 20 इंटू 25 लाख, तो ये कितनी हो जाएगी, 500 लाख, 500 लाख हो जाएगी, या ये ए वाला ऑप्शन हो जाएगा 500 लाख। या आप फिगर में अगर आप रखना चाहते हैं तो ये 500 है ही है, लाख में 5 जीरो और जोड़ दीजिए, ये हो जाएगी रुपए में। इस तरह से हम लोग इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, 2001 से 2002 में कच्चे तेल के आयात में आसन्ता मतलब होता है लगभग, अप्रोक्सीमेट कितने प्रतिशत कमी आई 2001 से 2002 में। 2001 में अगर आप देखेंगे ये इतना है, 2002 में हो गया 30 लाख बैरल, तो कितने प्रतिशत कमी आई, तो 35 लाख से ये 30 लाख हो गया है। कहां से कमी आई, 35 से, इंटू 100%। तो कमी कितनी आई, 35 से 30 आई, 5। कहां से कमी आई, 35 से। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो चाहे तो ये वैल्यू क्या है, 5 है, 5 को 7 टाइम्स कैंसिल कर दें, तो ये 100/7% हो जाएगा। तो 7 1 से 7, 7 4 से 28, 2/7%, तो 14 2/7% है। अब इसमें क्योंकि कह रहा है आपको वैल्यू जो निकालना है वो अगर आप देखें तो आंसर दिया है 12, 14, 15 और ये कह रहा है लगभग में निकालिए प्रतिशत। तो लगभग में अब इसको 14 लिखेंगे या 15 लिखेंगे, क्योंकि ये 0.5 से कम है, 0.5 से कम है, इसलिए नियरेस्ट आंसर क्या होगा, 14। 0.5 कब होता, 7 नीचे ऊपर 3.5 होता, तब क्या होता, 0.5 होता। तो 7 ऊपर 3.5 और नीचे 7 होता, तब जो है आपके ये 0.5 होता। 0.5 से क्योंकि कम है, 3.5 से 2 कम होता है, तो इसलिए ये
14.5 से कम वैल्यू है, इसलिए नियरेस्ट आंसर क्या हो जाएगा 14, इसलिए आंसर क्या होना चाहिए बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 2005 से वर्ष 2006 में कच्चे तेल के आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 2005 से 2006 में, 2005 में ये है और 2006 में ये है, ये हो गई, ठीक है। अब देखिए 2005 से 2006 में कच्चे तेल के आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 25 से 50, ये है। तो कितनी वृद्धि हुई है पहले निकालना है, अब फिर वृद्धि का प्रतिशत निकालना है। तो वृद्धि का प्रतिशत इंक्रीज परसेंट कैसे निकालेंगे? 2005 से 2006 में दुगना हो रहा है, इसके मतलब 100% की वृद्धि सीधे है, आंसर 100% आएगा। दुगने होने का मतलब क्या हुआ? 100% की वृद्धि। लेकिन निकाल के देख लीजिए वृद्धि कितनी हुई, 25 से 50, तो कितनी वृद्धि हुई? 50 माइनस 25, इतनी वृद्धि हो गई। कहां से वृद्धि हुई? 25 से, इंटू 100%। ये वैल्यू 25 है, ये भी 25 है, 25 कैंसिल हो गया, 100% आंसर आ जाएगा। तो डबल हो जाने का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज डबल हो गई, 25 से 50 हो गई, तो इसके मतलब कितने परसेंट? 100% वृद्धि हुई। तो इसलिए क्या हो जाएगा? सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, विभिन्न वर्षों में भारत द्वारा कच्चे तेल का आयात लाख बैरल में, ये जो है आपके दिया है ग्राफ वही है। अब दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में आयात औसत आयात से अधिक था? फिर वैसे ही औसत आयात आपको निकालना है, तो एवरेज इंपोर्ट निकाल लीजिए। सबको ऐड कर ले पहले, 5, 5, 10, 15, 20, 2, 4, 4, 3, 7, 7, 3, 10, 14, 17, 19, 24। और कितने वर्ष हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 वर्ष है। 7 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा? 7 3 21, 30, 7 4 28, 2/7, तो 34 2/7। अब देखिए ये एवरेज इंपोर्ट है। अब इस एवरेज इंपोर्ट से कह रहा है औसत आयात से कितने वर्षों में आयात अधिक था, ये निकालना है। तो देखिए 25 इससे अधिक है या नहीं है? नहीं है। 35 इससे अधिक है या नहीं है? है। 30 इससे अधिक है या नहीं है? नहीं है। 40 इससे अधिक है या नहीं है? है। 35 इससे अधिक है या नहीं है? है। 25 इससे अधिक है या नहीं है? है। नहीं है। 50 ये 34 2/7 से अधिक है या नहीं है? है। तो इसके मतलब कितने ऐसे वर्ष हैं जबकि अधिक औसत जो है आयात से अधिक जो है आपके एक तरह से आयात हुआ है, वो क्या है? 4 ऐसे वर्ष हैं। तो 4 वर्ष ऐसे हो जाएंगे। तो 4 कौन कौन से वर्ष हैं? 2001 है जिससे प्रोडक्शन हुआ है, 2003 है, 2004 है और 2006 है। ये 4 वर्ष है। 4 वर्ष ऐसे हैं जिसमें ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, एवरेज प्रोडक्ट ज्यादा इंपोर्ट हुआ है एवरेज इंपोर्ट से। तो एवरेज इंपोर्ट के कंपैरिजन में ये ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए, निम्नलिखित ग्राफ का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखिए 2 चार्ट आ गए, 2 चार्ट अलग अलग चार्ट हैं, उनको हम लोग देखें। जैसे एक आयात दिया हुआ है करोड़ रुपए में और उसी वर्ष में निर्यात दिया है, तो ये आयात और निर्यात आपको दिया हुआ है, इसी के बेसिस पे आपको निकालना है। अब जैसे कह रहा है निर्यात के मूल्य में
वर्ष 1995 से 1996 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई निर्यात के मूल्य में? निर्यात कौन वाला है? ये है 95 से 96 में, 95 से 96 में ये 300 से 450 हो गया है। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ये निकालना है, इंक्रीज परसेंट निकालना है आपको, वृद्धि प्रतिशत। तो 450 हो गया कहां से? 300 से। तो 450 माइनस 300 कहां से हुआ है? 300 से, इंटू 100%। अब देखिए 450 माइनस 300 कितना हुआ? 150 हुआ। 150 ये है 300, 150 2 टाइम्स, 250 टाइम्स, ये हो जाएगा 50%। तो अब ये है 50%, ये हो गया डी। ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, दिए गए वर्षों के औसत निर्यात और औसत आयात के बीच अंतर लगभग कितना है? अंतर लगभग कितना है? तो दिए गए वर्षों के औसत निर्यात और औसत आयात के बीच अंतर लगभग कितना है ये निकालना है। यह है 85 करोड़ ए ऑप्शन, 100 करोड़, 75 करोड़ और 90 करोड़, ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो औसत निर्यात और औसत आयात, तो दोनों का औसत निकालना है आपको। तो एवरेज अगर हम इंपोर्ट निकालें, सारे इंपोर्ट को ऐड कर लें और कितने वर्ष हैं? 6 हैं, उनसे डिवाइड कर देंगे। तो 5, 5, 10, 15, 1, 8, 8, 5, 13, 13, 5, 18, 18 to 20, 25, 32, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 1425 अपॉन 6 करोड़ रुपए, ये आ रहा है। ये एवरेज इंपोर्ट। एवरेज एक्सपोर्ट निकालना है। एवरेज एक्सपोर्ट अगर निकालेंगे तो फिर इसको देखें, 5, 5, 10, 15, 1, 6 to 8, 8, 7, 15, 15, 5, 20, 20 और 7, 27, 2, 3, 3 to 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 4, 15, 18, 1875 अपॉन 6 करोड़ रुपए। अब देखिए यहां पे जो एवरेज इंपोर्ट है और एवरेज जो है आपका ये है, इसको अगर आप देखें, ये जो पोर्शन है और ये दोनों एवरेज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, इनका हमें क्या निकालना है? औसत आयात और औसत निर्यात के बीच कितना डिफरेंस है, डिफरेंस आपको निकालना है। तो लगभग में आपका डिफरेंस निकलेगा। तो डिफरेंस कैसे निकालें? इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये डिफरेंस हो जाएगा। तो 1875, क्योंकि 6 यहां भी है, 6 यहां भी है, अपॉन 6 माइनस 1425 अपॉन 6 करोड़ रुपए। 6 एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो हो जाएगा 1875 माइनस 1425, तो ये हो जाएगा 0, 5, 4 अपॉन 6। 6 जो है 7 42, 305, तो 75 करोड़ रुपए। तो 75 करोड़ रुपए जो है ये आपका डिफरेंस आ रहा है।
तो कितना आया, दोनों का डिफरेंस कितना है, 75 करोड़ रुपए। तो 75 करोड़ रुपए मतलब सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1996 में निर्यात का मूल्य वर्ष 1994, 95, 96 के वर्षों में हुए आयात के औसत मूल्य का कितना प्रतिशत था। तब देखिए 1996 का एक्सपोर्ट 96 का जो है ये 94, 95, 97 के आयात के औसत का कितना परसेंट है। तो इंपोर्ट कौन सा, 94, इंपोर्ट 95, इंपोर्ट 97 का औसत निकालना है। तो इसका औसत का कितना परसेंट है ये निकालना है। तो एक्सपोर्ट जो 96 का है वो 94, 95, 97 के औसत का एवरेज निकाल लेंगे, 3 से डिवाइड करके, तीनों का ऐड कर 3 से डिवाइड कर दिया, औसत हो गया। औसत का कितना परसेंट है। तो एक्सपोर्ट 1996 का देखें पहले। तो एक्सपोर्ट 1996 का ये है 450 करोड़, ये 450। 94, 95, 97 का आयात देखें तो 94, 95 और 97, इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो 225 और 375 मिलके हो गया 600, 600 और 250, 850। तो 850 अपॉन 3 हो जाएगा। इंटू 100%। अब 3 ये ऊपर चला जाएगा तो 450 अपॉन 850 इंटू 300%। अब इसमें देखिए 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 17 टाइम्स, 5 9 टाइम्स, 9 3 से 27, ये 2700 अपॉन 17%। तो 2700 बटे 17% हो जाएगा। मूल का कितना प्रतिशत था, तो ये ना तो 200 आ रहा है, ना 180 आ रहा है, ना 300 आ रहा है, इसलिए डी वाला जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1994 में निर्यात का मूल्य उसी वर्ष आयात के मूल्य का कितना प्रतिशत था। तो एक्सपोर्ट जो 94 में है कह रहा है उसी वर्ष के 94 के इंपोर्ट का कितना परसेंट है। एक्सपोर्ट जो 94 का है ये 375 करोड़ रुपए और इंपोर्ट 1994 का है 250। तो 375 टू 250 का कितना परसेंट है ये निकालना है। तो 375 250 का कितना परसेंट है। तो इसमें 0 0 चाहे तो कैंसिल कर दीजिए, 5 2 टाइम्स, 5 5 टाइम्स, 5 से इसे कैंसिल कर दीजिए, 5 7 35, 5 5 75 इंटू 2 दैट इज 150% हो जाएगा। तो 150% हो जाएगा। तो इसलिए 150% है। तो 1994 का जो एक्सपोर्ट है वो उसी वर्ष के इंपोर्ट का कितना परसेंट है ये कह रहा था। तो 375 जो है वो 250 का कितना परसेंट था, तो 150% हो गया। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस वर्ष निर्यात एवं आयात के मूल्य में ठीक 100 करोड़ रुपए का डिफरेंस था। तो 1992 में अगर आप कंपेयर करें तो ये नहीं है, 1993 में कंपेयर करें तो ये भी नहीं है, 1994 में कंपेयर करें ये भी नहीं है, फिर 1995 में कंपेयर करें ये भी नहीं है, फिर 1996 में कंपेयर करें ये है।
तो इसलिए आयात और निर्यात के मूल्य में किस वर्ष कह रहा है कि 100 करोड़ रुपए का डिफरेंस था, तो ये आपके 350 करोड़ रुपए का आयात हुआ है, जबकि निर्यात 450 करोड़ रुपए का हुआ है। 100 करोड़ रुपए का अंतर आ रहा है। किस ईयर में आ रहा है? 1996 में। इसलिए 1996 जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए यहां पर दिया हुआ है दंड आरेख बार ग्राफ, जिसमें एक्स एक्सेस पे विभिन्न देश दिए हुए हैं और वाई एक्सेस पे जन्म दर दिया है प्रति हजार, और देशों को जो है आपके इसी पे देशों के विभिन्न आंकड़े दिए हैं और इसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। करा किस देश की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर से 25% अधिक है? तो पहले जर्मनी की जन्म दर निकाल लें। जर्मनी की जन्म दर कितनी है? 16 है। 16 से 25% अधिक, 25% इसको बढ़ा दीजिए। 25% कैसे बढ़ाएंगे? 125/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितना परसेंट बढ़ाना होता है 100 में उतना जोड़ दीजिए अपॉन 100। जितना परसेंट कम करना होता है 100 में उतना घटा दीजिए अपॉन 100 कर दिए, अपने आप बढ़ जाएगा। तो 16 को 25% बढ़ा दिया हमने। आप देख लीजिए 25 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, तो कितनी होगी? 20। तो 20 जो जिसकी भी जन्म दर है वो इस जर्मनी से 25% अधिक है। तो वो कौन सी है? ये है। ये कौन सा कंट्री है? इंग्लैंड। इसलिए सी वाला इसका आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर की कितनी प्रतिशत है? इंडिया की जो जन्म दर है वो इंग्लैंड की जन्म दर का कितना परसेंट है? तो इंडिया की जन्म दर अगर आप देखें 33 ये है, और इंग्लैंड की जन्म दर कितनी है? ये है 20 इंटू 100%। 25 टाइम्स कैसे कर दिया? तो ये कितना हो गया? 165%। तो इंडिया की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर का 165% है। तो ए वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से निकालेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीन की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर की कितनी गुनी है? तो चाइना की जो जन्म दर है ये जर्मनी की जन्म दर का कितना गुना है, ये निकालना है। तो चाइना की जन्म दर देखिए पहले क्या है। चाइना की जन्म दर 40 अपॉन जर्मनी की जन्म दर कितनी है? 16 है। 16 तो इतना गुना है। अब देख लीजिए 8 2 टाइम्स, 8 5 टाइम्स कैसे कर दिए? तो 5/2 या 2.5 गुना हो जाएगी, 2.5 गुना हो जाएगी। 5/2 गुना आ रही, 5/2 मतलब 2.5 गुना। तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो 2.5 गुना है। तो चाइना की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर का 2.5 गुना है। नेक्स्ट है देखिए, भारत की जन्म दर का स्वीडन की जन्म दर से क्या अनुपात है? तो इंडिया की जन्म दर का स्वीडन की जन्म दर से क्या अनुपात है? इंडिया की जन्म दर देखिए कितनी है? 33 पर 1000 33 है, और स्वीडन की जन्म दर जो है वो है 15। दोनों का रेशियो निकालना है। तो 3 से कैंसिल हो रहा है 11 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, तो इसलिए रेशियो क्या आ जाएगा? 11:5। यही निकालना था। तो ये 11:5। तो भारत की जन्म दर का स्वीडन की जन्म दर से अनुपात 11:5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितने प्रतिशत कम है? इंग्लैंड की जन्म दर अगर आप देखें 20 है, न्यूजीलैंड की जन्म दर
30, तो 20 30 से कितना प्रतिशत कम है यही पूछ रहा है, तो कितने परसेंट कम है? तो 30 माइनस 20 ये कम है। न्यूजीलैंड से इंग्लैंड की कितनी कम है, कितने परसेंट कम है अगर हम कहेंगे तो 10 कम है। कहां से कम है? 30 से, इंटू 100%, 0 0 कैंसिल कर दीजिए। तो 10 इंटू 10 100 बाय 3%, दैट इज 33, 1 बाय 3%। तो इसलिए 33 1 बाय 3%, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए दंड आरेख वर्ष 1993 में एक परिवार की आय का विभिन्न मदों पर व्यय एवं बचत को दर्शाता है। आलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए और उत्तर दीजिए। 1993 में व्यय की गई पारिवारिक आय प्रतिशत में, तो भोजन पर व्यय की गई आय का प्रतिशत ये है, ये सारी चीजें। अब यहां पर देखिए, नाइनटीन 1993 में व्यय की गई पारिवारिक आय प्रतिशत में ये है। इसमें भोजन पर कितना व्यय है, बचत कितना है, कपड़ा पर कितना है, मकान पर कितना है, शिक्षा पर, परिवहन पर या अन्य, ये सारी चीजें दी हैं। अब भोजन पर व्यय की गई आय का प्रतिशत निकालना है। तो भोजन पर व्यय की गई आय का प्रतिशत, भोजन पर कितना व्यय हो रहा है? 20, ठीक है ना। तो भोजन पर की गई आय का प्रतिशत 20 है और यही आपसे पूछ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? व्यय की गई आय का प्रतिशत ये 20% हो जाएगा। तो 20% जो है आपके एक तरह से खर्च हो रहा है। नेक्स्ट है, कपड़ों पर व्यय की गई आय का प्रतिशत बचत पर आय के प्रतिशत से कितना अधिक है? तो कपड़ों पर व्यय की गई आय का प्रतिशत, कपड़ों पे आय का प्रतिशत जो है वो कितना है? 15%। बचत पर आय के प्रतिशत से, बचत पर कितना है? ये है 12.5। कितना अधिक है? तो 15% 12% से कितना अधिक है ये निकालना है। तो इसमें से इसको माइनस कर दिए, तो ये कितना अधिक है या कितना डिफरेंस है दोनों का? तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 15% माइनस 12.5%, जो कि कितना हो जाएगा डिफरेंस इसका? 2.5% का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये 2.5% ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि वर्ष 1993 में परिवार का कुल आय 1 लाख रुपए थी, तो 1993 में परिवार की कुल बचत कितनी थी? तो बचत का हिस्सा देखिए कितना है? 12.5%। 12.5% कुल आय कितनी है? 1 लाख रुपए, तो 12,500 रुपए होगा। तो इसलिए बचत कितनी हो जाएगी? ये 12.5% किसकी? 1 लाख रुपए की। हो जाएगा 12.5% इंटू 1 लाख। दो जीरो कैंसिल कर दीजिए, हो जाएगा 12500 रुपए में। तो 12,500 रुपए की बचत हो जाएगी। तो इसलिए ये सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, परिवार द्वारा परिवहन पर व्यय अन्य किस मद पर किए गए व्यय के बराबर है? परिवार पर परिवहन पर किए गए व्यय, परिवहन पर किए गए व्यय 20% है, ये
इस 20% के बराबर है। तो ये कौन सा मद है? भोजन। तो परिवहन पर किया गया व्यय जो है वो भोजन के व्यय के बराबर है, तो इसलिए सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, परिवार की बचत निम्नलिखित में से किस पर किए गए व्यय से अधिक है? अब देखिए, परिवार की बचत कह रहा है, बचत कितनी है? ये निम्नलिखित में से किस पर किए गए व्यय से अधिक है। अब निम्नलिखित के मतलब ऐसे तो 12.5% इससे भी अधिक है, इससे भी अधिक है, दोनों से अधिक है, लेकिन निम्नलिखित में से कह रहा है। निम्नलिखित मतलब जो दिए गए हैं उनमें से बताइए किससे अधिक है। तो दोनों में से एक दिया होगा, या मकान दिया होगा या शिक्षा दिया होगा। तो मकान या शिक्षा में मकान दिया है, तो इसलिए मकान से अधिक है। तो 10 से ये अधिक है, 5 से भी ये अधिक है, लेकिन दोनों में से एक कोई ऑप्शन देगा या दोनों देता एक ही ऑप्शन के अंदर। तो ए वाला ऑप्शन है, मकान से अधिक है, तो इसलिए ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 to 30 है। प्रत्येक प्रश्न निम्नांकित दंड आरेख पर आधारित है। अब यहां पर देखिए एक्स एक्सिस पर ईयर दिया हुआ है और बिक्री 1000 रुपए में जो है आपके दिया हुआ है वाई एक्सिस पे। अब दिया गया है 26 में वर्ष 1999 की तुलना में वर्ष 2001 में बिक्री की धनराशि कितनी अधिक थी। तो 1999 की तुलना में 1999 में 300 गुणे 1000 रुपए थी और वर्ष 2001 में अगर हम कहें तो ये 420,000 रुपए थी। तो कितना अधिक थी ये निकालना है। क्योंकि ये 1000 रुपए में दिया हुआ है, बिक्री 1000 रुपए में, इसलिए जो भी वैल्यू होगी, अब 300 से ये 420 कितना अधिक है, तो 420 माइनस 300 इंटू 1000 रुपए, ये हो गया। तो अभी कितना हो गया? ये हो गया 120 इंटू 1000 रुपए। तो ये कितना रुपए हो जाएगा? 1,2,0,0,0,0। तो ये हो गया 1,20,000 रुपए। तो इसका मतलब 1,20,000 रुपए ये अधिक थी सन 2001 में, कब किससे के कंपैरिजन में? 1999 के कंपैरिजन में। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, 1999 की बिक्री वर्ष 2000 की बिक्री की कितनी गुनी है? 99 की बिक्री, ये 2000 की बिक्री की, 2000 की बिक्री की कितनी गुनी है? तो देखिए 1999 की बिक्री जो है, ये जो सेल है, ये 2000 की बिक्री की, 2000 की सेल की कितनी गुनी है ये निकालना है। तो 1999 की बिक्री कितनी है? 300 अपॉन ये हो गया 400 गुनी, 2 कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/4, दैट इज 0.75 गुनी है। इसलिए सी वाला इसका आंसर हो जाएगा कि 1999 की बिक्री जो है वो 2000 की 0.75 गुनी है। नेक्स्ट है देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष की बिक्री में पिछले वर्ष की अपेक्षा न्यूनतम वृद्धि हुई। तो अब देखिए हर साल का आपको निकालना पड़ेगा डेटा। तो जैसे ए वाला, ए क्या कह रहा है? सन 2000 में अगर आप देखेंगे ये 300 से बढ़ के 400 हुआ है। न्यूनतम वृद्धि कब हुई है? तो देखिए ये क्योंकि वृद्धि प्रतिशत नहीं कर रहा है, कह रहा है, इसलिए वृद्धि
तो ये क्या है, ये कितनी वृद्धि हुई है, 100,000 रुपए की। बी के अकॉर्डिंग 2001 है, 2001 में अगर आप देखेंगे तो ये वृद्धि कितनी हुई है, 20 की। सी में अगर हम देखेंगे तो सी में कह रहा है 2002, तो 2002 में अगर आप देखेंगे तो वृद्धि कितनी हुई है, ये हुई है आपके 20 की, फिर 20 की हुई है। और डी जो है आपके कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष की बिक्री में पिछले वर्ष की अपेक्षा न्यूनतम बिक्री, तो अब ये क्या है, ये कमी हुई है, तो ये तो बिक्री वृद्धि को नहीं बता रहा है, तो ये क्या है, ये आपके माइनस हो गया, ये तो आंसर है नहीं। अब आंसर या तो ये होगा या ये होगा या ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको बताना है कि वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की अपेक्षा। पिछले वर्ष की अपेक्षा मतलब 100 वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की अपेक्षा। अगर हम देखें कितना परसेंट बढ़ा है, तो 300 से बढ़ा है इंटू 100%। तो ये 20 कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 33.133% की वृद्धि है। इस वृद्धि को देखें तो 20 बढ़ा है, कहां से बढ़ा है, ये बढ़ा है 400 से, तो 20 बढ़ा है, कहां से बढ़ा है, 400 से, इंटू 100%। तो 20 कैंसिल करिए, 4 5 बार कैंसिल करिए, 5% की वृद्धि दिखा रहा है। और जबकि ये वाला 20 जो बढ़ा है वो कहां से बढ़ा है, 420 से 440 हुआ है, इसलिए 20 की वृद्धि हुई है, कहां से हुई है, 420 से, इंटू 100%। तो ये 21 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 100/21%, जो कि लेस देन 5% होगी, 5% से कम है ये, इसलिए सी वाला आंसर हो जाएगा। तो इसलिए सी वाला जो है आंसर है। तो 20 की दोनों की कमी हुई है, लेकिन इस 20 की जो वृद्धि हुई है ये 400 पर है, जबकि ये 20 की वृद्धि जो हुई है वो आपके 420 पर है। तो इसलिए कंपैरेटिवली अगर हम कहेंगे कि जो वृद्धि हुई है वो एक तरह से किसमें कम वृद्धि हुई है, तो कम वृद्धि कब हुई है, सी वाले। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2002 की बिक्री कितने प्रतिशत है। 2000 की तुलना में 2002 की बिक्री 440 कितने प्रतिशत है। जो सेल है 2002 की, वो सन 2000 की सेल का कितना परसेंट है, ये कह रहा है। तो सेल 440 की सेल है, कहां से सेल है, सन 2000 से, दैट इज 400 से, इंटू 100%। 20 चाहे तो कैंसिल कर दिए, 4 110, तो ये हो गया 110%। तो इसका मतलब क्या है, 200 की तुलना में वर्ष 2000 की बिक्री कितने प्रतिशत है, तो 110% है। तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 2003 तक की बिक्री का औसत, 2000 से 2003 तक की बिक्री का औसत 1000 रुपए में कितना है। 2000 से 2003 तक का, तो यहां से यहां तक आपको लेना है, यहां से यहां तक। तो सेल निकाल लें जो 2000 से 2003 तक एवरेज। तो अब यहां पर क्या है, 2000 से 2003 तक की बिक्री का एवरेज। तो देखिए कितनी बिक्री हुई है, 400 प्लस 420, 820 हो गई, 820 और 440 1260 हो गई, 1260 और 400 1660, 1660 हो गई। ये चार जो है कि बिक्री, इसका औसत कह रहा है, तो
तो औसत अगर हम निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो अपॉन 4 कर दीजिए। तो 4 से अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 4 4 415, तो 415 ये इसका 1000 रुपए में एवरेज हो जाएगा। तो 415,000 रुपए की औसत बिक्री हुई है कब? सन 2000 से लेकर के 2003 के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए हिस्टोग्राम का जो है आपके क्वेश्चन है ये, जो कि दिया गया है, जैसे किस वर्ग अंतराल में बारंबारता अधिकतम है। तो ये जो है आपकी फ्रीक्वेंसी देखना है कि किसमें सबसे ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा देखिए ये है जो किसमें है 40 to 50 में, 40 से 50 के बीच में बारंबारता दैट इज फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो इसलिए सी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, यही कह रहा था। नेक्स्ट हिस्टोग्राम में अगर देखें किस वर्ग अंतराल की बारंबारता वर्ग अंतराल 30 से 40 तथा 50-60 की बारंबारता का औसत है। तो 30 से 40 ये और 50 से 60 ये इसका औसत है, इसका एवरेज निकालें। तो 40 + 30 का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 70/2 जो कि 35 हो जाएगा। और 35 ये किसकी वैल्यू है? ये है 20 से 30 के बीच की। तो 20 से 30 जो वर्ग अंतराल है इसकी जो है वैल्यू वही है जो 30 से 40 और 50 से 60 का औसत है, एवरेज। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग अंतराल 20 से 30 एवं 0 से 10 की बारंबारता का औसत कितना है? 20 से 30 देखिए, 20 से 30 का बारंबारता फ्रीक्वेंसी कितनी है? 35। और 20 से 30 के साथ 0 से 10, 0 से 10 ये है जिसकी बारंबारता कितनी है? 15। तो इन दोनों का औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। जब आप इसे एवरेज निकालेंगे तो हो जाएगा 35 + 15, दोनों को ऐड कर दिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये कितना हो गया? 50/2 जो कि कितना हो गया? 25। इसलिए ये क्या हो गया? 25। तो 20 से 30 वर्ग अंतराल 20 से 30 35 और 0 से 10 की 0 से 10 की बारंबारता का औसत। तो 35 15 50/2 25 आएगा। अब देखिए यहां पर एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्योंकि इसका एवरेज तो 25 निकला है, लेकिन क्या 25 कोई बारंबारता है? कोई नहीं है। तो इसलिए इसका नियरेस्ट आंसर क्या होगा? 20। तो इनके बीच की यही वैल्यू आएगी, इसलिए 20 आंसर दिया जा रहा है। ऐसे तो औसत कितना है? 25 है, लेकिन बारंबारता में अगर हम कहेंगे कि कौन सा वर्ग अंतराल की जो बारंबारता है वो इसका औसत है, तब आंसर क्या हो जाएगा? तब आंसर 20 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है किस वर्ग अंतराल की 30 से अधिक परंतु 40 से कम है बारंबारता जो है, फ्रीक्वेंसी जो है, ये क्या होती है? फ्रीक्वेंसी के लिए जो रेंज दिया गया है, फ्रीक्वेंसी की जो रेंज दिया गया है ये क्या होनी चाहिए? ये 30 से अधिक लेकिन 40 से कम होनी चाहिए, ये कह रहा है। तो 30 से अधिक परंतु 40 से कम होनी चाहिए। तो किस वर्ग अंतराल की बात है? तो देखिए 15 को अगर आप देखें तो क्या ये 30 से अधिक और 40 के नहीं है, ये नहीं है, 20 भी नहीं है, फिर ये है 35 जो इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो ये कौन सा वर्ग अंतराल हो गया? 20 से 30। तो 20 से 30 क्लास इंटरवल है जिसके बीच में जो है आपके फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है? 35 है। इसलिए 20 से 30 वाला जो है
आपके यहाँ पे आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो देखिए जो हिस्टोग्राम है, ये हिस्टोग्राम बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है। हिस्टोग्राम के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं थी और बिल्कुल सिमिलर होता है जैसे आपका बार ग्राफ। बार ग्राफ और इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, ये ज्यादातर जो है आपकी सारी चीजें सेम रहती हैं, सिमिलर रहती हैं, बस डायग्राम आपको डिफरेंट दिखाई देगा। क्वेश्चन के पैटर्न में कोई चेंज नहीं होता, क्वेश्चन का पैटर्न वही रहता है, जो बार ग्राफ का रहेगा वही हिस्टोग्राम का रहेगा, एज इट इज तरह से आपको दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किस वर्ग अंतराल अर्थात भार के विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक है। 36 टू 40 जो आपके क्वेश्चंस दिए हैं उसमें भार दिया है वाई एक्सिस पे और विद्यार्थियों की संख्या जो दी गई है वो आपके एक्स एक्सिस पे। किस वर्ग अंतराल अर्थात भार के विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा किसकी है, फ्रीक्वेंसी 40, किसकी, 50 से 60 किलोग्राम के लोगों की, 55 से 60 किलोग्राम के लोगों की। तो 55 से 60 किलोग्राम, दैट इज बी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो देख करके ही आप पता चल रहा है कि किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है। नेक्स्ट देखिए कितने वर्ग अंतरालों में औसत बारंबारता से कम संख्या पाई गई। अब औसत बारंबारता आपको निकालना है तो एवरेज फ्रीक्वेंसी पहले आप निकालें। टोटल फ्रीक्वेंसी पहले हम ऐड कर लें, 8 + 12 20, 20 20 40, 40 और 3 30, 70, 70 और 40 110, 110 and 20 130। और कितने वर्ग अंतराल हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर दिया तो 7 1 = 7, 6 0 7, 8 = 56, 4/7। तो 18 4/7 आपके एवरेज फ्रीक्वेंसी आ रही है। कह रहा है औसत बारंबारता से कम संख्या पाई जाती है। तो देखिए 18 4/7 से कम है या नहीं है, है। तो इसके मतलब कि आपका एक वर्ग अंतराल हो गया 35 से 40। पहला जो 12 है वो इससे कम है या नहीं है, है ये भी, तो इसलिए दूसरा हो गया 40 to 45। फिर देखिए 20 ये इससे कम है या नहीं है, नहीं कम नहीं है। 30 ये इससे कम है या नहीं है, नहीं कम नहीं है। 40 क्या इससे कम है, नहीं ये भी कम नहीं है। 15 क्या इससे कम है, इसका मतलब ये 60 to 65 भी हो गया। फिर 65 to 75 भी इससे कम है, 65 to 70 भी हो जाएगा। तो ये 4 ऐसे वर्ग अंतराल हैं, 4 क्लास इंटरवल्स ऐसे हैं जिनकी औसत बारंबारता से एवरेज फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पाई जा रही है। तो इसलिए 4 वर्ग अंतराल हो जाएंगे, क्लास इंटरवल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए किस वर्ग अंतराल की बारंबारता 45 से 50 और 55 से 60 वर्ग अंतरालों की बारंबारताओं का औसत है। तो 45 से 50, 45 से 50 और 55 से 60 ही है। 45 से 50 ये हो गया और 55 से 60 ही है। दोनों का एवरेज अगर हम निकालें तो 20 + 40/2 क्या हो गया, 30। और 30 ये है जिसकी बारंबारता कितनी है, 50 to 55, 50 to 55 वर्ग अंतराल। तो क्लास इंटरवल पूछ रहा है कौन से क्लास इंटरवल की बारंबारता जो है वो जो है इन दोनों क्लास इंटरवल के औसत के बराबर है। इस तरह से निकाल लेंगे। नेक्स्ट है देखें किस वर्ग अंतराल के विद्यार्थी सबसे कम है। तो किस सबसे कम विद्यार्थी, ये है 5, किसके हैं, 65 to 70 के। तो 65 to 70 के वर्ग अंतराल के सबसे कम विद्यार्थी हैं जो कि पाए जा रहे हैं। तो ये जो है आपके लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बारंबार जो आपके आयत चित्र होता है या आप ये कह सकते हैं हिस्टोग्राम है, ये बहुत इजी है, बहुत आसान होता है। बस ये है कि पूरा टोटली
जैसे आप ग्राफ जो दंड आरेख था, बार ग्राफ था, जैसे आपने सॉल्व किया, सेम उसी तरह से ये भी सॉल्व होता है।